आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसी यूनिट में भूमिगत लाइन के मुख्य और मेन कंपोनेंट ऑफ अंडरग्राउंड लाइंस। तो कौन कौन से इससे पहले हमने देखा था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट से क्या क्या चीज़ें हम यूज कर रहे थे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे पोल सपोर्ट्स हो गए, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, जंपर और जो भी स्टे वायर के कंडक्टर्स, ये सारी चीज़ें ओवरहेड लाइंस के मेन कंपोनेंट थे। उसी प्रकार अंडरग्राउंड लाइंस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हम इसके बारे में एक एक करके यहाँ पे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले वे विद्युत लाइन जो भूमि के अंदर से ले जाई जाती है अंडरग्राउंड लाइन कहलाती है। तो जो लाइंस भूमि के अंदर, ग्राउंड के अंदर से ले जाते हैं उसको हम अंडरग्राउंड लाइन कहते हैं। इन लाइंस में विद्युत वहन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलेटेड कंडक्टर को हम केबल कहते हैं। तो इन लाइन में जो भी विद्युत धारा वहन करने के लिए जो हम कंडक्टर यूज करते हैं, इंसुलेटेड कंडक्टर, उसको हम केबल कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत संचरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये विद्युत लाइन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन तथा विद्युत वितरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये विद्युत लाइंस अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे जो भी हम विद्युत संचरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो भी विद्युत लाइन है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है तथा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाने वाले लाइंस जो है अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है। जिस तरह से हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो भी हम विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी तरह से हम अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जो कि केबल की सहायता से हम करते हैं। फिर यहाँ पे केबल की इनिशियल जो कास्ट होती है ज़्यादा होने के कारण अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः उपयोग में नहीं है तथा महंगे होते हुए भी घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत नियमों का सही पालन कठिन हो जाता है। फिर भी हम जहाँ पे ज़्यादा आबादी वाले जहाँ इलाके हैं, जहाँ पे हमको ट्रांसमिशन के थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से हम जो भी विद्युत का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हम अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, केबल के थ्रू हम करते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सही होता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड लाइन के मुख्य अवयव निम्न है। पहला है केबल। जो भी अंडरग्राउंड लाइन है उसके लिए हम सबसे पहला जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो है केबल। उसके बाद से केबल बॉक्सेस हम यूज करेंगे, फिर केबल ट्रंच हम यूज करते हैं, फिर केबल लग्स हम यूज करते हैं। मैकेनिकल सुरक्षा की दृष्टि से केबल को भूमि के अंदर केबल ट्रंच से ले जाया जाता है। तो तथा मिट्टी के प्रभाव व नमी के प्रभाव से बचाने के लिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से इसे ईंट व बालू के अंदर स्थित किया जाता है। तो जो भी इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि जो भी केबल है उसको भूमि के अंदर से ट्रंच से होकर के ले जाते हैं तथा मिट्टी के प्रभाव और नमी के प्रभाव से बचाने के लिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे ईंट व बालू के अंदर स्थित कर दिया जाता है, ताकि जो भी मिट्टी है या उसका प्रभाव न पड़े, इन्वायरमेंट का प्रभाव न पड़े। पूरी लाइन की लंबाई के बराबर केबल उपलब्ध न होने पर इसमें जोड़ देने की आवश्यकता होती है, अर्थात ज्वाइंट करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे केबल बॉक्स के अंदर स्थित कर अच्छी प्रकार बंद कर दिया जाता है। क्योंकि हमको पता है कि जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसमें जो अंडरग्राउंड केबल हम यूज कर रहे हैं,
तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी लंबाई तक का केबल हम यूज कर रहे हैं। तो एक निश्चित लंबाई तक ही केबल हमको उपलब्ध होती है, उसके बाद से हमको कहीं ना कहीं केबल जोड़ करके और लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो भी जोड़ हम देते हैं, जो भी ज्वाइंट हम करते हैं, उसे एक केबल बॉक्स के अंदर ही हम अच्छी प्रकार से ज्वाइंट करके और उसको केबल बॉक्स को बंद कर देते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये केबल के कौन कौन से भाग होते हैं केबल में। सबसे पहले जो केबल होता है उसके सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं। जैसा कि केबल की सामान्य संरचना को दिखाया गया है फिगर में, हम देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे अंदर का जो भाग होता है उसे हम क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं। उसके ऊपर विद्युत रोधन इंसुलेशन लगा होता है, जिससे कि जो भी कोर हैं एक से ज़्यादा आपस में शॉर्ट ना हो, इसके लिए इंसुलेशन किया जाता है। उसके ऊपर हम संसेचित कागज़ पट्ट लगाते हैं। इम्प्रेग्नेटेड पेपर लेयर होता है। उसके बाद जो होता है वो धात्विक पोषण होता है। उसके बाद आधार परत होता है। उसके बाद जो होता है कवरिंग होता है, कवच होता है। उसके बाद जो होता है सेवा आवरण होता है। सबसे बाहरी परत जो होता है एक्सटर्नल आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होता है। और ये जो केबल क्रोड होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें हम पूरक भरते हैं। एक मटेरियल भरते हैं जिसको हम पूरक कहते हैं। यहाँ पे जो कोर होता है केबल का धात्विक चालक तार को हम क्रोड कहते हैं। क्रोड के लिए सामान्यतः कॉपर या एल्युमिनियम यूज में लाए जाते हैं। विद्युत लाइनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले केबल में ठोस सॉलिड कोर भी होते हैं, जिनमें आवश्यक परिच्छेद क्षेत्रफल का एक ही तार उपयोग में लाया जाता है, तथा स्टैंडर्ड कोर भी, जिसमें कोर की संरचना कई चालक तारों को संयुक्त कर बनाई जाती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ए बी में। और जो स्टैंडर्ड कोर वाला केबल होता है ठोस क्रोड केबल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक फ्लेक्सिबल होता है। पावर केबलों में सामान्यतः स्टैंडर्ड कोर संरचना वाले केबल का ही हम यूज करते हैं। विद्युत रोधन इंसुलेशन क्या होता है? जो भी चालक क्रोड होते हैं उनके बीच विद्युत क्षरण को रोकने के लिए हम कोर के ऊपर चारों ओर से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हम मटेरियल भर देते हैं कि लेयर चढ़ा देते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी एक परत चढ़ा दी जाती है जो विद्युत रोधन का कार्य करता है, इंसुलेशन का कार्य करता है। इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ तथा उसकी परत की मोटाई केबल के टाइप और वर्किंग वोल्टेज तथा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। केबल में इंसुलेशन पदार्थ के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों में निम्न गुण होने चाहिए। जो भी हम इंसुलेशन जो हम यूज करते हैं केबल में, उसके उस पदार्थ का क्या गुण होना चाहिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये है कि उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। वह यांत्रिक दृढ़ इनकी स्ट्रांग होना चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए तथा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वह वर्किंग टेम्परेचर सहन कर सकने वाला होना चाहिए। वह नमी ग्रहण करने वाला नहीं होना चाहिए। जो भी हम इंसुलेशन यूज करेंगे मटेरियल, वह सामान्य ताप पर सामान्य वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वह सस्ता व सुगमतापूर्वक उपलब्ध होना चाहिए। केबल में विद्युत रोधन पदार्थ के रूप में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर VIR, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, संसेचित कागज, वर्निश का यूज किया जाता है। एम्पायर टेप, सिल्क कपड़ा, गत्ता पचा, वल्कनाइज्ड बिटुमन आदि का यूज किया जाता है।
पूरक पदार्थ फीलर मटेरियल क्या होते हैं? विद्युत रोधित कोर को संयुक्त कर केबल को वृत्ताकार परिच्छेद देने के लिए, कोर के बीच खाली स्थान को भरने के लिए जूट, काटन आदि जैसे तंतु पदार्थ भरे जाते हैं, जो कि पूरक कहलाते हैं, फीलर मटेरियल कहलाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। उसके बाद से बेल्टिंग पट्टन क्या होता है? विद्युत रोधित कोर तथा पूरक से निर्मित वृत्ताकार परिच्छेद के ऊपर से सामान्यतः संसेचित कागज इम्प्रेगनेटेड पेपर के टेप को आवश्यकता अनुसार कई परतों में लपेट दिया जाता है। इस प्रकार की यह संरचना पट्टन बेल्टिंग कहलाती है। इसके बाद से आता है धात्विक कोशन मेटेलिक सीथिंग। पट्टन के ऊपर से केबल पर एक धातु कोश चढ़ा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य केबल की नमी से रक्षा करने के अतिरिक्त उसे अर्थ शील्ड भी कर बनाना होता है। केबल के ऊपर यह धातु कोश विद्युतया सतत होता है, इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूअस होता है, और इसके लिए सामान्यतः लेड एलॉय या फिर एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आधार परत, इसे हम बेडिंग भी कहते हैं। धातु कोश के ऊपर कागज के टेप के साथ कॉटन, जूट जैसे तंतुमय पदार्थ के साथ मजबूत कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है, जो आधार परत कहलाती है। इस परत को देने का उद्देश्य धातु कोश को कवच एमार्मिंग द्वारा संभावित यांत्रिक क्षति से बचाना होता है। उसके बाद से आता है अर्नेस्ट, जो होता है कवचन एमारिंग। आधार परत के ऊपर से जस्तीकृत इस्पात गैल्वेनाइज्ड स्टील के तारों या फिर टेप की एक या दो परत दी जाती है, जो कवचन कहलाती है। एमारिंग लगाने का उद्देश्य केबल के आंतरिक भागों को यांत्रिक क्षति से बचाना है। इसके बाद आता है सर्वेइंग सेवा आवरण। कवच के ऊपर व केबल के सबसे बाहर जूट जैसे तंतुमय पदार्थ के टेप की एक परत चढ़ा दी जाती है, जो सेवा आवरण कहलाती है, सर्वेइंग कहलाती है। इसको बिटुमन युक्त भी रखा जाता है। इसके ऊपर से चूने की पुताई कर दी जाती है ताकि वह नमी शोषण न करे। इसके बाद आता है केबल की आवश्यकताएं, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ केबल। केबल में कुछ बातों का होना नितांत आवश्यक होता है, जो निम्न प्रकार है। केबल के चालक की माप, जो भी केबल है उसके कंडक्टर की जो साइज है इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह आवश्यक कार्यभार को बिना अधिक गर्म हुए वहन कर सके। केबल को दिया गया विद्युत रोधन इंसुलेशन इतनी पर्याप्त मोटाई का होना चाहिए कि वह सुरक्षा व विश्वासपूर्वक उस वोल्टता के लिए उपयुक्त हो, जिसके लिए उसकी परिकल्पना डिजाइन किया गया है। केबल के निर्माण में उपयोग में लाए गए सभी पदार्थ पूरी केबल में रासायनिक व भौतिक दृष्टि से अस्थायी होने चाहिए। केबल को इतना यांत्रिक संरक्षण अवश्य दिया गया हो कि केबल संस्थापन के समय की सामान्य लापरवाहियाँ क्षतिप्रद न हो। केबल में मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस पर आवश्यकता अनुसार छोटे मोटे मोड़ सरलता व सुरक्षापूर्वक दिए जा सकें। अर्थात जो भी केबल है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें अगर कोई हम मोड़ रहे हैं या फिर आवश्यकता अनुसार उसको कहीं से बेंड कर रहे हैं तो उसको सरलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक सहन कर सके। केबलों का वर्गीकरण, जो भी केबल है उसका किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। जो भी पावर केबल को सामान्यतः निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कोर के आधार पर, कोर की संख्या के आधार पर। इस आधार पर केबल एक कोर, सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर तथा 3.5 कोर आदि रूपों में उपयोग में है। उसके बाद से आता है वोल्टता के आधार पर। इस आधार पर केवल निम्न वोल्टेज केबल, लो टेंशन केबल,
1 किलो वोल्ट तक, उच्च टेंशन हाई टेंशन केबल 11 किलो वोल्ट तक तथा सुपर टेंशन केबल 66 किलो वोल्ट तक तथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 132 केवी तक तथा सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 132 केवी से ऊपर आदि नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद केबल की संरचना के आधार पर, इस आधार पर केबल सामान्य केबल सिंपल केबल निम्न वोल्टता के लिए तथा बेल्टेड केबल 11 किलो वोल्ट तक की वोल्टता के लिए तथा एच टाइप केबल 66 किलो वोल्ट तक के लिए आदि कही जाती है। सामान्य केबल निम्न वोल्टेज केबल होती हैं जिनकी संरचना 1 कोर 2 कोर 3 कोर 3.5 कोर में पाई जाती है। ये सामान्यतः पीवीसी या रबड़ केबल होती है। इस प्रकार के केबल की 2 कोर संरचना चित्र 5.41 में, 3 कोर संरचना 5.42 में तथा 3.5 कोर संरचना 5.43 में दिखाई गई है। इन केबल का यूज केबल द्वारा शक्ति पावर कनेक्शन या विद्युत वितरण इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। इन कार्यों के लिए पीवीसी केबल ही इस समय सामान्य उपयोग में है। इन केबलों में विद्युत रोधन, पूरक पदार्थ, आधार परत, सेवा आवरण सभी के लिए पीवीसी का ही उपयोग किया जाता है। ये सामान्यतः एल्युमिनियम के स्टैंडर्ड कोर युक्त होती है तथा इस पर जीआई तार या स्ट्रिप कवचन दिया जाता है। यहाँ चित्र में 2 कोर केबल, डबल कोर केबल और 3 कोर केबल को दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं 5.41 और 5.42 में। इसके बाद होता है बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल क्या होता है? ये केबल मध्यम व उच्च वोल्टता के लिए उपयुक्त होती है और 11 किलो वोल्ट तक की स्थिति में सामान्य उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के केबल की संरचना 5.44 में दिखाया गया है। इस केबल के जो भी स्टैंडर्ड कोर पर पेपर का इंसुलेशन होता है। केबल के सभी कोर को पेपर के टेप से पट्टित किए जाने के बाद ऊपर से सामान्यतः लेड का धात्विक कोश दिया जाता है। लेड कोश के ऊपर तंतुमय पदार्थ की आधार परत देने के बाद स्टील या तार स्टील टेप से कवचन किया जाता है। यहाँ पे चित्र में 3.5 कोर केबल दिखाया गया है तथा पट्टित केबल भी दिखाया गया है। कवचन के आधार पर कवचन के बाहर से तंतुमय पदार्थ का सेवा आवरण देने के बाद से बिटुमन देकर चूने से रंग दिया जाता है। उपरोक्त यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न केबल संरचनाएं और हैं जिनका उपयोग 11 किलो वोल्ट से उच्च वोल्टताओं के लिए किया जाता है। एच टाइप या छिद्रित आवरण केबल जो कि 66 किलो वोल्ट तक के लिए यूज में लाया जाता है। एसएल टाइप केबल जो कि 66 किलो वोल्ट तक की वोल्टता के लिए उपयुक्त है। HSL टाइप केबल जो कि 66 किलो वोल्ट तक की वोल्टता है तो उपयुक्त है। आयल फील्ड केबल जो कि 133 किलो वोल्ट वोल्टता के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। गैस प्रेशर केबल जो कि 220 किलो वोल्ट तक वोल्टताओं हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। केबल संस्थापन, केबल को लाइंग, केबल किस तरह से हम भूमि के अंदर हम बिछाते हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे दी गई है। भूमिगत विद्युत लाइनों को केबलों के द्वारा ले जाया जाता है। जो भी विद्युत लाइन है उनको भूमि के अंदर केबल के द्वारा ले जाया जाता है। इन केबल को भूमि के अंदर एक निश्चित मार्ग से ले जाया जाता है। भूमि में स्थित ये केबलें बाहरी चोट पटक से सुरक्षित, खुदाई के समय कट जाने की संभावना से मुक्त व मिट्टी में उपस्थित अशुद्धियों और नमी के प्रभाव से जंग आदि लगने की स्थिति से सुरक्षित होनी चाहिए। अतः केबलों को भूमि के अंदर विशेष विधियों द्वारा सुरक्षापूर्वक स्थापित किया जाता है। केबलों को भूमि के अंदर स्थापित करने की यह प्रक्रिया केबल
संस्थापन केबल लेइंग कहलाता है। केबल लेइंग की निम्न विधियां हैं जो कि हम देखेंगे। जो पहला मेथड होता है उसे हम डायरेक्ट लेइंग मेथड कहते हैं। केबल संस्थापन की इस विधि में पूर्व निश्चित केबल मार्ग पर 40 से 50 सेमी तक चौड़ा व लगभग 1.2 मीटर गहरा ट्रंच खोद दिया जाता है। ट्रंच की निचली सतह पर लगभग 10 सेमी मोटी सूखी बालू की परत बिछा दी जाती है। बालू के आधार बेड पर केबल रखने के बाद उसको 3 ओर से ईंटों की रक्षण परत दी जाती है, जैसा कि चित्र 5.45 में दिखाया गया है। बालू डालने का उद्देश्य केबल की नमी से रक्षा करना है। यदि एक ट्रंच से 2 केबल ले जाई जानी हो तो उनकी परस्पर दूरी 25 से 40 सेमी तक रखी जाती है ताकि केबल एक दूसरे के हीटिंग इफेक्ट में न हो। यहाँ पे केबल की डायरेक्ट लेइंग मेथड दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये एक ट्रंच बनाया गया है और ट्रंच में सबसे नीचे परत ट्रंच की जो गहराई है 1.2 मीटर है और सबसे निचली परत पे हम बालू बिछा देते हैं। फिर इसके ऊपर हम देख सकते हैं केबल रखा गया है और 3 ओर से ईंटों की परत दी गई है। फिर हम उसके ऊपर मिट्टी से भर देते हैं। साथ ही यदि किसी कारणवश किसी केबल में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो दूसरी केबल को उससे कोई हानि न हो। यद्यपि केबल संस्थापन की यह विधि सरल सस्ती है तथा भूमि के संपर्क में होने के कारण केबल से ताप विसरण भी अच्छा होता है, तथापि इसमें कोष निवारण व अनुरक्षण कठिन व खर्चीला होता है। साथ ही केबल को भूमि के रासायनिक प्रभावों से बचाने के लिए उस पर सेवा आवरण का होना अनिवार्य है। चूँकि केबलों में दोष की स्थिति बहुत जल्दी नहीं आती, अतः केबल संस्थापन की यह विधि सामान्य उपयोग में लाई जा रही है या फिर लाई जाती है। सेकेंड मेथड है अनुकर्षण संस्थापन विधि, ड्राई इन लेइंग मेथड। केबल संस्थापन की इस विधि में केबल को इस्पात या कंक्रीट या चीनी मिट्टी के पाइप्स के अंदर से ले जाया जाता है, जिसके लिए पहले भूमि पर ट्रंच खोद लिया जाता है और ट्रंच पर पाइप डालने के बाद इन पाइपों के बीच से केबल को ले जाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन पाइपों के अंदर तक पहुंचने के लिए सियाई ढक्कन युक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं। यह विधि मुख्यतः उन स्थानों के लिए उपयोग में लाई जाती है जहां बार बार खुदाई करना असुविधाजनक या अनुपयुक्त होता है, जैसे सड़क, रेल, पुल आदि को पार करना आदि। यहाँ एक ट्रंच से कई पाइप ले जाया जा सकते हैं, परंतु एक पाइप से एक ही केबल ले जाया जाना चाहिए। यद्यपि इस विधि से संस्थापित केबलों को अनुरक्षण, नवीनीकरण, बदलना व बढ़ाना आदि अपेक्षाकृत सरल होता है, तथापि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होने के साथ ही ताप विसरण भी अच्छा नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेकंड मेथड, जिसमें कि ट्रंच बनाते हैं, फिर उसमें पाइप डालते हैं, फिर पाइप के अंदर हम केबल को रखते हैं। थर्ड जो मेथड होता है सॉलिड लाइंग मेथड। केबल संस्थापन की इस विधि में केबल को ट्रंच में स्थित द्रोणिकाओं में स्थित किया जाता है। केबल के लिए ट्रंच खोदने के बाद उसमें द्रोणिका स्थापित की जाती है और फिर द्रोणिका की निचली सतह से कुछ ऊपर केबल को बिछाने के बाद बिटुमन या एस्फाल्ट यौगिक गलाकर द्रोणिका को भर दिया जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। केबल के लेड कोष के बाहर से आधार परत, कवचन तथा सेवा आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। द्रोणिका व बिटुमन का भराव इन सब के लिए पर्याप्त होता है। यहाँ भी एक ही ट्रंच पर बहुत सी द्रोणिकाएँ हो सकती हैं, परंतु एक द्रोणिका से केवल एक ही केबल ले जाया जा सकता है। द्रोणिकाएँ ढलवा लोहे की, ईंट की या फिर पत्थर या लकड़ी की बनी होती हैं। यद्यपि शुष्क वातावरण में स्थापित यह केबल यांत्रिक, रासायनिक व नमी के प्रभाव से मुक्त होती है, तथा प्रत्यक्ष संस्थापन विधि की अपेक्षा यह विधि महंगी होती है। साथ ही इसमें अनुरक्षण, नवीनीकरण और दोष निवारण आदि कठिन होता है और केबल का ताप विसरण भी अच्छा न होने के कारण केबल
कि विद्युत धारा वहन क्षमता भी कम हो जाती है। यह विधि केबल को विशेष यांत्रिक और रासायनिक संरक्षण देने के लिए उपयुक्त रहता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं केबल की द्रोणिका संस्थापन विधि, जहाँ इसमें दिखाया गया है। केबल बॉक्स क्या होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। केबल पर जोड़ देने व उस पर टर्मिनल व्यवस्था करने के लिए केबल पर जोड़ बॉक्स स्थापित किया जाता है ताकि केबल सिरों से नमी ग्रहण न कर सके। केबल पर सामान्यतः सीधे टी व टर्मिनल जोड़ दिए जाते हैं। केबल पर जोड़ देने के लिए पहले उसके कोरोडों को अलग कर उनके ऊपर इंसुलेशन हटाया जाता है। फिर टाँका वेल्डन या दाग विधि से कोरोडों को परस्पर जोड़ा जाता है। जोड़े गए कोरोडों को पृथक पृथक टेप कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें केबल बॉक्स के अंदर पृथक पृथक रखते हुए यहाँ पे सीधा जोड़ केबल बॉक्स संरचना को दिखाया गया है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, स्थापित किया जाता है। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलाए केबल मिश्रण बिटुमन या फिर एस्फाल्ट से भर दिया जाता है। केबल पर सीधा भरना चित्र 5.48 ए में दिखाया गया है व जोड़ बनाना 5.48 बी में दिखाया गया है, जैसा कि पिछले फिगर में हम देख चुके हैं। केबल के दोनों ओर केबल को टर्मिनेट करने के लिए भी केबल बॉक्स देने की आवश्यकता होती है और उस पर बसिंग व्यवस्था भी देनी होती है ताकि केबल सिरों से नमी न ग्रहण कर सके व सिरों पर विद्युत संपर्क दृढ़ हो। इस प्रकार की स्थिति के लिए टर्मिनल केबल बॉक्स व्यवस्था 5.49 में दिखाया गया है। अब बाज़ार में प्लास्टिक के केबल जोड़ बक्से व केबल टर्मिनल बक्से उपलब्ध हैं, जिनमें केबल कंपाउंड के रूप में अब रेजिन मिश्रण भरे जाते हैं जो तरल रूप में होते हैं और ये मिश्रण बहुत जल्दी ही ठोस रूप प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो भी टर्मिनल बॉक्स है उसमें हम जो केबल होते हैं उनके इंसुलेशन को हटाते हैं और जो भी कोर होते हैं उनको वेल्डिंग या फिर विशेष विधियों द्वारा हम प्रेस करके हम जोड़ देते हैं या फिर गला करके एक दूसरे को हम जोड़ते हैं और फिर उनको एक फिलिंग मटेरियल के द्वारा हम भर देते हैं और इंसुलेशन चढ़ा देते हैं अलग अलग केबलों को, जो भी कोर हैं उनको अलग अलग करके, ताकि शॉर्ट ना हो। और फिर उसको बक्से में हम जो भी केबल बॉक्स होता है उसमें हम उसको फिट रख देते हैं जिससे कि नमी और एनवायरनमेंट का प्रभाव ना पड़े। केबल ट्रंच क्या होता है? केबल के यांत्रिक संरक्षण के लिए उसे भूमि के अंदर से ले जाया जाता है जिसके लिए लगभग 40 सेमी से 50 सेमी तक चौड़ा व 1.2 मीटर गहरा ट्रंच खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। और इस ट्रंच में स्थिति व आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विधि से केबल स्थापित की जाती है। ट्रंच पर केबल संस्थापन की विधियों का विवरण दिया जा चुका है। उसके बाद आता है केबल लंग। केबल लंग क्या होता है? केबल के तारों को ही किसी टर्मिनल पर कस देने से बना जोड़ ढीला होता है, जिस पर स्पार्क होने से जोड़ व टर्मिनल नष्ट हो जाते हैं। अतः केबल के कोर के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था टाँका, वेल्डन या दाब विधि से हम अतः केबल के कोर के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था टाँका, वेल्डन या फिर दाब विधि से स्थापित की जाती है, जो लग कहलाती है। ये लग विभिन्न चालक माप और विद्युत धारा क्षमता में उपलब्ध होते हैं तथा तांबे या एल्युमिनियम के बने होते हैं। लग का सामान्य रूप व चालक के कोर पर स्थापित लग चित्र 5.50 में दिखाया गया है, जिसे सामान्यतः रागी का टाँका लगाकर स्थापित किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। अब बाज़ार में हस्तचालित हैंड ऑपरेटेड दांता चक्र, शक्तिदायित हस्तचालित अथवा हाइड्रोलिक पंप शक्ति चालित क्रीपिंग टूल्स उपलब्ध हैं, जो क्रमशः 1.5 mm स्क्वायर से 6 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर से 95 mm स्क्वायर एवं 50 mm स्क्वायर से 400 mm स्क्वायर चालक माप की टर्मिनल लग लेकर क्रीपिंग टूल से पर्याप्त शक्ति तक दबाकर क्रिम्प जोड़ निर्मित कर लिया जाता है। इस प्रकार के क्रिम्पिंग टूल तथा लग एवं सॉकेट पर क्रिम्प्ड जोड़
प्रक्रिया में संलग्न विभिन्न प्रकार के टूल्स चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न टूल्स देख सकते हैं जो कि जोड़ के लिए हम यूज करते हैं, जो कि हैंड ऑपरेटेड हो। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी ओवरहेड लाइंस में को बिछाते हैं या फिर जो भी हम ओवरहेड लाइंस ले जाते हैं तो उसके के लिए कौन कौन से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है इससे रिलेटेड, वो सारे रूल्स एक एक करके हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी अपने फ्रेंड हैं उनको ज़रूर बताएं। थैंक यू।